ओके। हम लोग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में हम लोग अभी सेकेंड चैप्टर की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की बात कर चुके हैं, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ की बात हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग इसमें डिजीज की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग नेचुरल हिस्ट्री की बात किए थे। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, तो उसको छोड़ दिया जाए बिना किसी इलाज के। ठीक है, कि बस किसी पेशेंट में बीमारी हुई तो उसको देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए बिना कोई इलाज दिए हुए कि कौन कौन से कोर्स को, कौन कौन से ऑर्गन्स को ये बीमारी इन्वॉल्व कर रही है, उसको नेचुरल हिस्ट्री कहा जाता है। कि जब बिना किसी ट्रीटमेंट के उस डिजीज का हम लोग उसकी हिस्ट्री और वो कौन कौन से मोड को इन्वॉल्व कर रही है, ये नेचुरल हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड ऑफ इंटरवेंशन। मोड ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के लिए यहाँ से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या पूछे गए हैं वो भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी। और यहाँ से जो बातें हम लोग करेंगे, उन बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें बहुत इजीली समझ में आएंगी और बहुत इजीली याद भी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से कोई भी एग्जाम है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंशन पे जाने से पहले हम लोग पिछली क्लास वाली कुछ बातों को करेंगे। ठीक है, वहीं से हम लोग बात को ही शुरू कर रहे हैं। आज की बात पिछली क्लास वाली बात से ही शुरू हो रही है। तो जैसे मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, ये कोई पर्सन है। तो व्यक्ति को, पर्सन को होस्ट कहा जाता है। और कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, ठीक है, या कोई वायरस है। कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई वायरस है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उन्हें एजेंट कहे जाते हैं। एजेंट। और ये जो दोनों जहाँ प्रेजेंट हैं, यानी कि एजेंट भी प्रेजेंट है और होस्ट भी प्रेजेंट है, ये इनका इन्वायरमेंट है। ये इनका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तो अभी बीमारी नहीं हुई है, अभी एजेंट बाहर है, इन्वायरमेंट में कहीं है, और होस्ट अभी फ्री है। होस्ट का मतलब जो व्यक्ति है वो डिजीज से फ्री है। फ्री का मतलब डिजीज से फ्री है, अभी कोई बीमारी नहीं हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी मोड से, जैसे ये बैक्टीरिया है, इनमें एंटर कर गया। तो इनमें जब एंटर करेगा, बैक्टीरिया जब एंटर करता है, तो मान लीजिए कि ये टीबी का बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, और यहाँ से होते हुए ये लंग्स में पहुँच गया, इनके फेफड़े में पहुँच गया ये बैक्टीरिया। और यहाँ पे पहुँच करके तुरंत बीमारी नहीं काज करता है। पहले बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाता है, और फिर उसके बाद कुछ टिश्यू चेंजेस शुरू करता है। कुछ टिश्यू चेंजेस शुरू करता है। तो अब जा करके इस पेशेंट में
बीमारी होना शुरू होगी, शुरू यहाँ से होगी कि अब जाकर के यहाँ पे जो है बीमारी शुरू हुई। तो अभी तक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये कहा जाता है कि जैसे तीन एजेंट था और होस्ट और इन्वायरमेंट, ये तीन प्रेजेंट थे लेकिन अभी बीमारी नहीं हुई थी। अब जो एजेंट है वो होस्ट के अंदर एंटर कर गया। तो सबसे पहले जब एजेंट होस्ट के अंदर जाता है तो ये मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और अपना नंबर इंक्रीज करता है अपना नंबर। और फिर उसके बाद से अर्ली अर्ली टिश्यू चेंजेस काज करता है। ये हम लोग पिछली क्लास में भी बात किए थे। अर्ली टिश्यू चेंजेस शुरू करता है, यानी कि अब यहाँ से बीमारी शुरू होती है। और जब बीमारी शुरू होती है तो अब जाकर के पेशेंट में साइन और सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, साइन और सिम्टम्स आते हैं। और साइन और सिम्टम्स के बाद इलनेस होती है, इनको जा करके बीमारी होती है, इलनेस, और फिर फर्दर लास्ट में डिसेबिलिटी हो सकती है। डिसेबिलिटी का मतलब हो सकता है कि वो आर्गन जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी तरह से खराब हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरी डिजीज की हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री, इसको दो पार्ट में हम लोग बोलते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यह फेज जहाँ से बीमारी शुरू हुई, इसको पैथोजेनेटिक फेज कहा जाता है। पैथोजेनेटिक फेज कि यहाँ से बीमारी शुरू हुई है, तो यह पैथोजेनेटिक फेज है, पैथोजेनेटिक फेज है। और यहाँ पे ये प्रेजेंट थे लेकिन बीमारी नहीं थी, तो इसको प्री पैथोजेनेटिक फेज कहा जाता है कि यह प्री पैथोजेनेटिक फेज है, प्री पैथोजेनेटिक फेज। ठीक है, इसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोला जाता है। तो हम लोग ये बात किए थे कि हर बीमारी के लिए एजेंट ही हो ये जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हो जाए कि ठीक है टीबी हो गया, तब तो पता है आपको कि यस एसिड फास्ट बैसिलाई है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो एजेंट है जिसकी वजह से बीमारी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज हो जाए, अब उसमें कोई पूछे कि कैसे हुआ है, तो डायबिटीज का कोई एक कारण होता ही नहीं है, कई कारण है। ठीक है, तो कई बीमारियों में एजेंट की जगह रिस्क फैक्टर यूज किया जाता है। रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर का मतलब कि यह वो फैक्टर हैं जिनसे इस व्यक्ति को बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, क्योंकि कोरोनरी हार्ट डिजीज में कोई एक कारण नहीं होता है कि जिसको देख करके आप कह दीजिए कि यस अगर कोई कोलेस्ट्रॉल खा रहा है तो पक्का हार्ट की बीमारी होगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, रिस्क है कि हो सकता है। ठीक है, तो ये प्री पैथोजेनेटिक फेज और पैथोजेनेटिक फेज होते हैं। फिर इसमें भी जहां से ये सिम्टम्स आने शुरू हुए उसके बाद के फेज को अलग बोला गया है, और ये शुरुआत वाले फेज को अलग बोला गया है। इसको बोला गया है कि ये अर्ली पैथोजेनेटिक फेज है, ये अर्ली, अभी चेंजेस शुरू हुए हैं, अर्ली पैथोजेनेटिक फेज है, यह अर्ली है, यह अर्ली पैथोजेनेटिक फेज है। और इसके बाद ये लेट पैथोजेनेटिक फेज है, लेट पैथोजेनेटिक फेज। तो अभी तक हम लोग पिछली क्लास वाली ही बात कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो उनमें दो पार्ट हैं नेचुरल हिस्ट्री में, एक पैथोजेनेटिक फेज और एक प्री पैथोजेनेटिक फेज। जिसमें अभी बीमारी नहीं हुई है तो प्री पैथोजेनेटिक फेज है, बीमारी होना शुरू हो गया, ठीक है, अब यह पैथोजेनेटिक फेज है। लेकिन पैथोजेनेटिक फेज में भी एक शुरू का अर्ली पैथोजेनेटिक फेज है, और फिर जो है जब साइन और सिम्टम्स आने लगे तो उसको लेट पैथोजेनेटिक फेज कहा जाता है, लेट पैथोजेनेटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मोड ऑफ इंटरवेंशन या
प्रिवेंशन की हम लोग बात किए थे। तो अब प्रिवेंशन पे जाने से पहले अब हम लोग आज की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आज की बात में हम लोग शुरू ये करने चल रहे हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन है ये क्या होता है। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंशन का मतलब ये है कि बीमारियों को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को दवाई खिलाते हैं, गोल गोल ऑफ मेडिसिन मेडिसिन का कुछ उद्देश्य है पेशेंट को देने का, कि जैसे प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंशन शब्द यूज किया गया है, प्रिवेंशन। लेकिन प्रिवेंशन आप तब यूज करेंगे जब उस पेशेंट को आप रिस्टोर कर रहे हैं, बचा रहे हैं, या उसको प्रमोट कर रहे हैं पेशेंट के हेल्थ को। यानी कि अगर आप पेशेंट के हेल्थ को रिस्टोर कर रहे हैं तो आप प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंशन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए जरूरी ये है कि आपको पता हो कि क्या बीमारी को काज करता है, तभी तो आप उसको रोक पाएंगे। नेसेसरी टू नो काज, काज या पता रहे, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, कि बीमारी को रोकना कैसे है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम ही है जिसमें बीमारी को प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो अब हम लोग अब आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, कि प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारी को रोकना। ये नहीं पूछा गया है कभी, ये जो हम लोग बात किए हैं डेफिनेशन, जो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं वो पूछा गया है, और एक बड़ा सा पेज लेंगे, स्पेस लेकर के लिखेंगे। तो अभी तक हम लोग जो क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई होस्ट है, कोई होस्ट है, और ये एजेंट है। ठीक है, आगे जगह छोड़ करके लिखेंगे। एजेंट है, होस्ट है, और यह जो है इनका इन्वायरमेंट है, यह इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एजेंट होस्ट और एजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट ये है। अब यहाँ से पेशेंट को, इस पर्सन में इन्फेक्शन हुआ, तो तुरंत ही ये ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन नहीं काज कर देता है, पहले ये जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, जहाँ पे भी जाना है। जैसे हम लोग लंग्स यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से पैथोजेनेटिक फेज शुरू हो गया। पैथोजेनेटिक, जिसमें पहले क्या होगा, पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई करता है। जो एजेंट है, एजेंट शब्द हम लोग यूज करेंगे, कि एजेंट जो है वो मल्टीप्लाई करता है एंड इनिशिएट, शुरू करता है पैथोलॉजिकल चेंजेस। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस को शुरू करता है। ठीक है, अभी तक कोई नई बात नहीं की है हम लोग, जो कल वाली, इसके पहले वाली बात थी वही हम लोग कर रहे हैं अभी। फिर इसके बाद ये जानबूझ करके हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ताकि इन शब्दों से आप जो है फेमिलियर होइए। फिर साइन और सिम्टम्स होंगे, साइन और सिम्टम्स, और फिर इलनेस होगी, बीमारी होगी, और फिर डिसेबिलिटी हो सकती है लास्ट में, डी फॉर डिसेबिलिटी। तो इसमें ये जो है ये पैथोजेनेटिक फेज है, यह पैथोजेनेटिक फेज है। पैथोजेनेटिक यानी कि बीमारी शुरू हो गई है, और यह जो है प्री पैथोजेनेटिक फेज है। यही तो अभी हम लोग बात किए कि ये प्री पैथोजेनेटिक फेज है।
यानी कि अभी बीमारी हुई नहीं है, अभी इंटरेक्शन होने वाला है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे, हालांकि ऑर्गेनिज्म शब्द यहाँ पे एजेंट के लिए यूज किया जाता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो पैथोजेनेटिक फेज में दो फेज, एक को बोला गया है कि दिस इज ए अर्ली, यह अर्ली पैथोजेनेटिक फेज है, अर्ली पैथोजेनेटिक फेज। और दूसरा है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद है लेट पैथोजेनेटिक फेज। यह लेट पैथोजेनेटिक फेज है, लेट पैथोजेनेटिक फेज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मोड ऑफ इंटरवेंशन, मोड ऑफ प्रिवेंशन की पहले बात करेंगे हम लोग। मोड ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, फिर क्या इंटरवेंशन होना चाहिए वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, अभी जन्म हुआ, अभी बच्चे का जन्म हुआ है और बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है बच्चा, यानी कि जन्म होते ही बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, इस इन्वायरमेंट से एक्सपोज हुआ, ये मान लीजिए कि वो चाइल्ड है जो इस इन्वायरमेंट से एक्सपोज हुआ, और इन्वायरमेंट से एक्सपोज होने के बाद एजेंट से इंटरेक्शन हुआ और फिर जाकर के डिजीज काज हुई। तो हुआ क्या कि जब जन्म हुआ था बच्चे का, तब कोई बीमारी नहीं थी। जैसे जैसे उम्र बीती, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये इंटरेक्शन हुआ और अब जो है बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे प्री पैथोजेनेटिक है, अभी बीमारी हुई नहीं है लेकिन बीमारी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि अब एनवायरनमेंट में एजेंट भी है, होस्ट भी है, एक्सपोजर भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो सकते हैं या डिजीज हो सकती है, लेकिन अभी हुई नहीं है यहाँ पे, यहाँ से बीमारी शुरू हुई, यहाँ से। तो जो मोड ऑफ प्रिवेंशन है, यानी कि किस लेवल पे बीमारी को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, वह वह बच्चे को शुरू से भी रोका जा सकता है, बिफोर दिस इंटरेक्शन। और जब किसी बच्चे को जन्म से ही सिखाया जाने लगे कि देखो ये काम करना गलत है, अगर आगे चल करके पिज्जा ज्यादा खाओगे, चॉकलेट ज्यादा खाओगे, ठीक है, तो आगे चल करके बीमार हो जाओगे, ये सब चीजें बीमारी कैच करती हैं। तो शुरू शुरू में बच्चे को जो आप प्रिवेंशन देते हैं शुरू शुरू में, वो प्रीमोर्डियल कहलाता है, प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन प्री पैथोजेनेटिक फेज से पहले है, यह और पहले की बात है, प्री पैथोजेनेटिक फेज से पहले है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, अब जब बच्चे को या किसी भी पर्सन को जब आप इस फेज में बीमारी होने से बचाते हैं, तो इसको कहा जाता है कि आप प्राइमरी प्रिवेंशन दे रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कि आप उन तरीकों को अपनाने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए सिखा रहे हैं जिससे बीमारी न होने पाए। अभी हुआ नहीं है, बीमारी अभी भी नहीं हुई है, बीमारी न होने पाए, लेकिन अब जैसे बच्चा जो है बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी आप सिखा ही रहे हैं। सबसे बेस्ट लेवल जो होता है, सबसे इफेक्टिव लेवल, वो यही होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसपे लो कास्ट, यानी कि जो पैसे लगते हैं वो सबसे कम लगते हैं, और रिजल्ट सबसे बेहतर यहाँ होते हैं कि अगर इस फेज में किसी को सिखाया जाए, एजुकेट किया जाए। ठीक है, और अगर इस फेज में आप, ये जो फेज है, इस फेज में आप जब बीमारी को रोकते हैं, तो यह सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। इस चार्ट को बहुत अच्छे से बनाइएगा क्योंकि यही पूछा गया है। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है।
और जब जब लेट पैथोजेनेटिक फेज यानी कि अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में जब आप जो प्रिवेंशन देते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। यह सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। अभी तक हम लोग कोई नई बात नहीं किए, पुरानी बात कर रहे हैं। बस एक शब्द आ गया है नया, प्रीमोर्डियल, जो पिछली क्लास में नहीं हुआ था। लेट पैथोजेनेटिक फेज में वो टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। टर्शियरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है, टर्शियरी प्रिवेंशन है, टर्शियरी प्रिवेंशन। तो यहां से इन बातों को याद करेंगे कि जो प्री पैथोजेनेटिक फेज में जो प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं उन्हें प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। प्री पैथोजेनेटिक फेज में अभी बीमारी नहीं हुई है, और अगर बीमारी हो गई अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में जो प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं उन्हें सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं, और जो लेट पैथोजेनेटिक फेज में जो प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं उन्हें टर्शियरी प्रिवेंशन बोलते हैं। और अगर ड्यूरिंग जैसे बर्थ के समय ही, जन्म के समय ही, शुरुआत अर्ली एज में ही बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन चार टाइप के होते हैं। पहला टाइप प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, चार तरह के प्रिवेंशन होते हैं। अब यहाँ से इंटरवेंशन पूछा जाता है कि क्या इलाज देंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरवेंशन का मतलब जैसे इलाज है, क्या इंटरवेंशन देंगे, किस लेवल पे। इस चार्ट को बड़ा सा स्पेस लेकर के बनाइएगा क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पूछा जाता है कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में आप क्या इंटरवेंशन देंगे, क्या बच्चे को सिखाएंगे कि आगे चल करके बीमारी होने का रिस्क ही कम हो। जैसे आप यहाँ पे बच्चों को ये सिखा रहे हैं, देखो स्मोकिंग करना गलत चीज है, पिज्जा खाना उससे बीमारी हो सकती है, आगे नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है, ठीक है, या बार बार खाना नहीं खाना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें जो बच्चे को आप सिखा रहे हैं या प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन दे रहे हैं। तो पहले एग्जांपल याद करेंगे। यहाँ पे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब सिखाएंगे। अभी तो बीमारी हुई ही नहीं है, अभी तो बच्चा है, और बचपन में चीजें सिखाई जाती हैं कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना है। और यह एजुकेशन दो तरीके से हो सकती है। या पे घर पे आप सिखाइए, घर पे का मतलब पेरेंट्स सिखाएं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एजुकेशन हो सकती है। ठीक है, इन बातों को याद करते जाएंगे कि एजुकेशन इज द ये प्रीमोर्डियल इंटरवेंशन, या यहाँ पे जो प्रिवेंशन देंगे बीमारी को रोकने के लिए, दैट इज एजुकेशन। और हो सकता है कि आप न सिखाएं तो स्कूल में सिखाया जाए। मास, मास का मतलब सारे बच्चों को एक साथ, मास एजुकेशन की स्कूल में सिखाया जाए कि मोबाइल का ज्यादा यूज करना आंख खराब कर देगा। ठीक है, तो मास एजुकेशन हो सकता है, लेकिन एजुकेशन ही होगी। ठीक है, तो प्रीमोर्डियल में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीमोर्डियल लेवल पे कौन सा प्रिवेंशन आप यूज करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो एजुकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि प्राइमरी प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन में यहाँ पे दो चीज, एक तो एक है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करेंगे, हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। एंड स्पेसिफिक यानी कि किसी एक बीमारी के लिए आप लोगों को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो याद करेंगे कि हेल्थ प्रमोशन प्राइमरी प्रिवेंशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी प्राइमरी प्रिवेंशन है। कब दिया जाता है? प्री पैथोजेनेटिक फेज में। ठीक है, अगली बात कि जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब तो बीमारी हो ही गई, बीमारी अब तो अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में है, तो उस समय
आप यही कर सकते हैं कि बीमारी को जल्दी डायग्नोस करिए, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यानी कि उस पर्सन को इलाज दीजिए कि बीमारी डिसेबिलिटी की तरफ न बढ़ने पाए। ठीक है, डिसेबिलिटी का मतलब जैसे हैंडीकैप न होने पाए। तो अर्ली डायग्नोसिस करिए और ट्रीटमेंट, यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, जैसे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, सब इसी लेवल पे काम करते हैं, अर्ली पैथोजेनेटिक सेकेंडरी प्रिवेंशन पे गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, अगली बात, अभी हम लोग ये सब एग्जांपल्स याद करेंगे। टर्शरी प्रिवेंशन में रिहैबिलिटेशन ठीक है, एंड डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है फिजिकली हैंडीकैप हो जाए पर्सन। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग एक और चार्ट के फॉर्म में हम लोग याद करेंगे, ये हो गया होगा। ठीक है, इधर इंडिविजुअल एजुकेशन है, फिर मास एजुकेशन। ठीक है, अगली बात, अब इन बातों को हम लोग फिर से एक चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि नीचे और स्पेस कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग बढ़ाएंगे उसमें, और स्पेस आपको ज़्यादा लेकर के लिखना है, ये हम लोग पहले से ही बात कर रहे हैं, सब उसी में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बात किए कि देयर इज प्री पैथोजेनेटिक फेज, ये प्री पैथोजेनेटिक फेज है बीमारी का। फिर पैथोजेनेटिक फेज है, पैथोजेनेटिक फेज है। फिर पैथोजेनेटिक फेज में दो है, एक है अर्ली पैथोजेनेटिक, अर्ली पैथोजेनेटिक, और दूसरा है लेट पैथोजेनेटिक। ठीक है, फिर मोड ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ पे है प्रिमोर्डियल, और यहाँ पे है प्राइमरी, यहाँ पे है सेकेंडरी, और ये है टर्शियरी। अभी जो हम लोग बात किए हैं बस उसी को एक टेबल के फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, ये जो है प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, और ये टर्शियरी है वहाँ पे। फिर इंटरवेंशन की जो हम लोग बात किए हैं, इंटरवेंशन, तो इसमें है एजुकेशन, एजुकेट करेंगे आप, एजुकेशन में दो है, या तो इंडिविजुअली सिखाइए, इंडिविजुअल एजुकेशन, या मास एजुकेशन। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग सब में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है, डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है और वो बार बार चॉकलेट मांगता है कि मम्मी हमको चॉकलेट चाहिए, हमको कुरकुरे चाहिए, हमको मैगी चाहिए। ठीक है, और या हमको कुछ और बच्चा बार बार मांग रहा है, तो घर में जैसे जो मदर हैं वो तो एजुकेट करती हैं, सिखाती हैं कि नहीं नहीं बेटा इसको नहीं खाओ, इससे आगे चल करके तुमको बीमारी हो सकती है। लोग बोलते हैं जैसे कि दांत सड़ जाएंगे। ठीक है, तो बीमारी हो सकती है, अभी हुई नहीं है, अभी तो बहुत दूर है बीमारी, लेकिन बीमारी हो सकती है। ठीक है,
तो इसलिए बच्चे को शुरू शुरू में जो सिखाया जाता है वो न्यूट्रिशनल हैबिट के बारे में, कि अच्छी चीज़ों को खाना है और मैगी नहीं खाना है, पिज्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाना है, इससे बीमारियां होती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल हैबिट आप सिखा रहे हैं बच्चे को कि बार बार नहीं खाना है, तो टाइम से खाना है, और ऐसा खाना नहीं खाना है कि जो ओबीज कर दे, बहुत ज़्यादा मोटापा ला दे। ठीक है, जैसे आपने बच्चे को कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसा खाना नहीं खाना है। पहले माना जाता था, पहले के ज़माने में, कि जो जितना मोटा होगा वो उतना स्वस्थ बच्चा है। पहले ऐसा लोग मानते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं कि अब ऐसा नहीं है कि जो जितना मोटा बच्चा है, ओबीज है, वो उतना हेल्दी है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ओबेसिटी से प्रिवेंट करने के लिए, ओबेसिटी से बचाने के लिए बच्चे को सिखाया जाए कि टेक हाई फाइबर डाइट्स, हाई फाइबर डाइट। ठीक है, बच्चे को शुरू से सिखाई जाए, ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू प्रिवेंट ए ओबेसिटी एडवाइज टू टेक हाई फाइबर डाइट, कौन सा प्रिवेंशन है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है। ठीक है, इस एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से याद करेंगे। दूसरी बात कि अगर शुरू से बच्चे को सिखाया जाए कि फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, नहीं तो बीमारियां हो सकती हैं, हो सकती हैं, अभी हुई नहीं है, हो सकती हैं, अभी हुई नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग एक शब्द बार बार अब यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई डिजीज नहीं है। डिजीज कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से डिजीज है, और यहाँ पे रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर यानी कि एजेंट है, लेकिन यहाँ पे ना कोई डिजीज है ना कोई रिस्क फैक्टर है। प्रीमोर्डियल में ना कोई डिजीज है, डिजीज तो यहाँ से शुरू हुई, और रिस्क फैक्टर यहाँ से, तो ना ही कोई रिस्क फैक्टर है। लेकिन बच्चे को सिखाया जाता है कि फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, और बड़ा होकर के स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग से लोग बीमार होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी गई हैं कि स्मोकिंग कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, प्रीमोर्डियल। ठीक है, तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, चॉकलेट है, मैगी है, पिज्जा बर्गर चाइनीज जो भी फूड्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग यही लिख रहे हैं। तो चाइल्ड को, बच्चे को जब आप चीज़ों को सिखाते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, तो आप न्यूट्रिशनल हैबिट के बारे में बताते हैं कि बार बार नहीं खाना है, उससे ओबेसिटी होगी, तुमको हार्ट की बीमारी हो सकती है आगे चल करके, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, ओबेसिटी हो सकती है, या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे इंक्रीज कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बच्चे को हाई फाइबर डाइट वाली चीज़ों को, हरी साग सब्जियों को खिलाया जाना चाहिए, और ये शुरू से ही बच्चे को आदत डालनी चाहिए। किसका काम है? या तो पेरेंट्स का, इंडिविजुअल एक बच्चे को सिखाया जाए, या स्कूल में सिखाया जाए, मास एजुकेशन। ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। अब जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अब आपने सिखा दिया है या पेरेंट्स ने सिखाया है, लेकिन बच्चा तो है इन्वायरमेंट में ही, अभी बीमारी नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पे रिस्क है, रिस्क एजेंट प्रेजेंट है ना, तो इससे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बीमारी अभी हुई नहीं है। तो बीमारी से बचने के लिए बच्चों को, या जो भी पर्सन है, उनको जो आप मोड ऑफ इंटरवेंशन देते हैं वो दो हैं। एक है हेल्थ हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ के बारे में लोगों को बताया जाए, एजुकेट किया जाए, हेल्थ प्रमोशन। और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जैसे हेल्थ प्रमोशन एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल हम लोग लिखने चल रहे हैं हेल्थ प्रमोशन में कि क्या सिखाया जाना चाहिए। तो हेल्थ प्रमोशन में यह सिखाया जाना चाहिए कि राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लेवल, यहाँ का हम लोग एग्जांपल लिख रहे हैं, अभी वहाँ का नहीं। राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो रहन सहन का जो स्तर है,
उसको उठाया जाना चाहिए। जैसे स्वच्छ वातावरण में रहना है, साफ सुथरा पानी पीना है, ठीक है। भले ही बैक्टीरिया प्रेजेंट है यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन बीमारियों से बचा जा सकता है। अभी बीमारी से बचना है तो जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की साफ सुथरे कपड़े पहनिए, डेली नहाइए, अपने आसपास कूड़ा कचरा ये सब इकट्ठा नहीं होने दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जैसे इसमें ये है कि सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी का मतलब कि लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि जो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा होना चाहिए। कूड़ा कचरा जो गार्बेज है उसको यूं ही कहीं नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया होंगे और उससे आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि आप अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में जा सकते हैं। तो सैनिटरी कंडीशन यानी कि आपको बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, इसलिए आप जो है साफ सुथरा सेफ पानी पीजिए, साफ साफ सुथरा पानी पीजिए, ठीक है, सेफ वाटर। और जब भी दूध पीजिए, मिल्क, जब भी आप मिल्क पीजिए तो उसको उबाल करके पीजिए, पास्चुराइजेशन कहलाता है, पास्चुराइज्ड की उसको, क्योंकि दूध में भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे टीबी का भी बैक्टीरिया होता है। तो मिल्क में हमेशा पास्चुराइज्ड मिल्क लेना है। जो आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं यानी कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। लो कास्ट इफेक्टिव, सबसे कम कास्ट लगते हैं और बहुत जैसे रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, मोस्ट इफेक्टिव है। ये मोस्ट इफेक्टिव है, लेस कॉस्ट। और इसका उल्टा ये है, यहाँ पे बहुत कॉस्ट लगते हैं लेकिन लेस इफेक्टिव है ये, क्योंकि अगर आप किसी को जागरूक कर रहे हैं तो सब लोग जागरूक होंगे और उससे बीमारियां घटेंगी। और आपने ये कहा कि देखिए जो फूड है, जो खाना है, उसको साफ सुथरा खाया करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सुबह का खाना शाम को या कल खाया करिए या शाम का खाना अगले दिन खाइए, ठीक है, इससे बीमारियां हो सकती हैं, हो ही जाएंगी, ये जरूरी नहीं, लेकिन हो सकती हैं, क्योंकि आप तो प्राइमरी प्रिवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, वो भी प्री पैथोजेनेटिक फेज में दे रहे हैं। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन में डायरेक्ट पूछा गया है कि हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जाना चाहिए अबाउट मैरिज काउंसलिंग, कि शादी से पहले काउंसलिंग की जाए कि कौन सी बीमारियां मेल या फीमेल में रेसेसिव फॉर्म में है, जो हो सकता है कि आगे चल करके दोनों लोगों में या किसी एक में बीमारी हो जाए, ठीक है। तो अभी तो काउंसलिंग की जा रही है कि यह बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है भविष्य में। तो मैरिज काउंसलिंग, या आप ये बता रहे हैं कि अगर यह जीन प्रेजेंट है तो आपको आगे चल करके कैंसर हो सकता है, तो कैंसर के लिए एजुकेट करना हेल्थ प्रमोशन कहलाता है, हेल्थ प्रमोशन। और इसमें भी हेल्थ एजुकेशन में ये आता है कि आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ के बारे में एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, हेल्थ के बारे में, ठीक है। कि मैरिज काउंसलिंग, ये सब एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। मैरिज काउंसलिंग एंड कैंसर एजुकेशन, तो ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी है, और प्राइमरी में भी हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं है ये। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक व्यक्ति को तो बचा नहीं रहे हैं या एक व्यक्ति को, ये पूरी कम्युनिटी पे ये लागू है, पूरी कम्युनिटी पे होना चाहिए। तीसरा हेल्थ प्रमोशन, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ये है कि लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक करिए। इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल यानी कि लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करिए। जैसे आप ये बताइए कि जैसे मच्छर हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं कॉलोनी में, तो कोई इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेड किया जाना चाहिए, इससे बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी कम कम हो जाती है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे छिड़काव किया जाना चाहिए,
ये हेल्थ प्रमोशन में आता है। या बहुत चूहे घूम रहे हैं तो रोडेंटिसाइड का यूज किया जाना चाहिए, रोडेंटिसाइड। ठीक है, तो जिस कॉलोनी में, जिस जगह अगर बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड या कीड़े मकोड़े हैं तो उनको, उनसे बचने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे और रोडेंटिसाइड को यूज़ करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को याद करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ही है जो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन या ये पीजीटी में भी आ चुका है। फिर अगली बात, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, पहला क्वेश्चन यही, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? तो है तो प्राइमरी लेवल का ही प्रिवेंशन। कब यूज किया जाता है? प्री पैथोजेनेटिक फेज में। स्पेसिफिक नाम क्यों दिया गया? स्पेसिफिक नाम इसलिए दिया गया, यूज टू प्रिवेंट प्रिवेंट स्पेशल या इंडिविजुअल, यानी कि एक टाइप की बात, इंडिविजुअल डिजीज, इंडिविजुअल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं किसी एक बीमारी के लिए, ये सबके लिए लागू है और यह स्पेसिफिक है, किसी एक के लिए लागू है, स्पेसिफिक है। तो ऐसा प्रोटेक्शन जो किसी एक के लिए लागू हो वह स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है, पहला पहला एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, यानी कि बच्चे को टीका लगाया जाना चाहिए। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे को टीका लगा तो पूरे कॉलोनी में किसी को बीमारी नहीं होगी। जिस बच्चे को टीका लगेगा, वैक्सीन लगेगा, वही भर बचेगा बीमारी से। ठीक है, तो वैक्सीनेशन कोई भी अगेंस्ट अगेंस्ट जैसे रूबेला या कोई भी टीका है, रूबेला है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी एमएमआर जैसे, ठीक है, आजकल कंबाइंड फार्म में बीसीजी, तो कोई भी इस तरह के जो वैक्सीन्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का पहला एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि जो जो नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है किसी कम्युनिटी में, उसको कम किया जाए। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन, आपको कहेगी ये कैसे स्पेसिफिक हो गया? तो स्पेसिफिक का मतलब आप एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है ये। ठीक है, तो यूज ऑफ कंडोम्स। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तीसरा तीसरा जो कई बार पूछा गया है कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। ठीक है, या विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, की कोई बच्चा है उसको प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे विटामिन ए दिया जा रहा है, तो कौन सा प्रोटेक्शन है? तो यह स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। जबकि फूड फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन है, इसमें आता है हेल्थ प्रमोशन में कि फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि ऐसा फूड डेवलप किया जाना चाहिए जिसमें विटामिन और मिनरल्स की क्वालिटी हाई हो, तो यह हेल्थ प्रमोशन है। लेकिन जब ये पूछा जाए किसी एक के बारे में कि कोई विटामिन ए किसी बच्चे को दिया जा रहा है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, तो ये कौन सा प्रोटेक्शन है? तो यह स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। और यही नहीं, अगर विटामिन ए किसी को दिया जा रहा है या जैसे आयरन दिया जा रहा है, आयरन, ठीक है, आयरन सप्लीमेंटेशन, आयरन प्लस नाम से आता है। आयरन प्लस का मतलब जैसे आयरन जोड़ दिया गया है, आयरन प्लस सप्लीमेंटेशन कौन सा एग्जाम्पल है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। या आयोडीन
आयोडीन प्रोवाइड कराना, आयोडीन सप्लाई कराना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है आयोडीन। ठीक है, एक और यहाँ एग्जांपल लिख रहे हैं, इसके नीचे आप लिखिएगा, दिख रहा है आयोडीन। ठीक है, ये आयोडीन लिखे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, ये नीचे आयोडीन सप्लाई है कि अगर आप किसी को आयोडीन खिला रहे हैं, ठीक है, वहीं का एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं। तो आयोडीन सप्लाई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, स्पेसिफिक की ही बात चल रही है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं। तो आयोडीन सप्लाई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। ठीक है, आयोडीन सप्लाई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। और आयरन सप्लाई ये भी है, विटामिन ए दे रहे हैं वो भी है, या कहीं पे पानी में फ्लोरीन ज्यादा है तो डीफ्लोरिनेशन, डीफ्लोरिनेशन ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। डीफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी में से फ्लोरीन को हटाना कौन सा टाइप का प्रिवेंशन है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस एग्जाम्पल को बिल्कुल याद रखेंगे। एक और बात है कि देयर इज कीमो प्रोफाइलेक्सिस। कीमो का मतलब जैसे कोई केमिकल दिया जा रहा है, और केमिकल यहाँ पे एंटीबायोटिक होती है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस, कीमो प्रोफाइलेक्सिस फॉर एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है मेनिंजोकोकल, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस दिख रहा है, यस। ये कीमो प्रोफाइलेक्सिस फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस है, तो यह भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। और एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है जो कई बार पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और ये सो रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है ये पैर फैला के जैसे ये सो रहे हैं, तो और ये सो रहे हैं मॉस्किटो नेट लगा के, मच्छरदानी लगा लिए हैं। ठीक है, ये मॉस्किटो नेट है। तो ये जो मॉस्किटो नेट है ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? तो जो मॉस्किटो नेट है वो केवल मच्छर से ही बस बचाएगी, और सभी बीमारियों से नहीं बचाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अगला एग्जाम्पल है बेड ऑफ मॉस्किटो नेट, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। बेड ऑफ मॉस्किटो नेट, जैसे कोई व्यक्ति है मच्छरदानी लगा के सो रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब अमर हो गए, अब कोई बीमारी नहीं होगी मच्छरदानी लगा लिए। जो मच्छरों से होने वाली बीमारी है वही नहीं होगी, बाकी तो और सब होंगे ही। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि आप उस व्यक्ति को एक चीज से बता रहे हैं, मच्छर से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जैसे हम लोग बात किए कि वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के बाद जैसे आप बात किए हम लोग की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, विटामिन ए, फिर आयरन, फिर आयोडीन, और उसके बाद डीफ्लोरिनेशन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, और बेड ऑफ मॉस्किटो नेट, ये सब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगली बात, अगला टाइप का एग्जांपल सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ पे एक और बात नीचे लिखेंगे, नीचे हम लोगों को क्या लिखना है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन इज लो, लो कॉस्ट एंड हाईली, हाईली इफेक्टिव। यहाँ पे कॉस्ट यानी कि पैसे कम लगते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या आपने पूरी कम्युनिटी को सिखा दिया कि सारा अच्छा पानी पीना है, मच्छरदानी लगा के सोना है, सब लोगों को आयोडीन वाला नमक खाना है, और आयरन खाना है, विटामिन ए खाना है, कोई बीमारी नहीं हो रहा है, तो सबसे अच्छा तो यही है ना। ठीक है, कि किसी को बीमारी नहीं हो, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। अब मान लीजिए कि इतना होने के बाद भी किसी को बीमारी हो ही जाए, ठीक है, तो वो अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में जाएगा, अर्ली पैथोजेनेटिक फेज। और अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में, अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में जो प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं
अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में जो प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, स्पेस लेकर के लिखिएगा, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इसीलिए हम लोग शुरू में ही बात किए हैं अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो पहला क्वेश्चन यही कि अर्ली डायग्नोसिस कौन से फेज में है, तो अर्ली डायग्नोसिस अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में है और यह सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। फिर अगली बात यह है कि इसमें भी दो पार्ट है अर्ली डायग्नोसिस में। एक है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग अभी चल रही है कि बीमारी हो गई है, और दूसरा है डायग्नोसिस, 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 ठीक है। तो स्क्रीनिंग में जैसे एग्जाम्पल ही याद रखना है यहाँ पे। जैसे सीए सर्विक्स को रोकने के लिए जांच होती है पैप स्मीयर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि पैप स्मीयर कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, तो यह सेकेंडरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी है और अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में किया जाता है। तो पैप स्मीयर इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। या कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्क्रीनिंग नहीं है। स्क्रीनिंग का मतलब अभी आप पता लगा रहे हैं कि कम्युनिटी में कितने लोगों को बीमारी है। अभी एपिडेमियोलॉजी में स्क्रीनिंग कैसे की जाती है ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग या जैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज आल्सो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। फिर आप ये पता लगा रहे हैं कि बीपी के कितने पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के कितने केसेस हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर के कितने केसेस हैं, ये भी स्क्रीनिंग है। और कब यूज किया जाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में इन अर्ली पैथोजेनेटिक फेज। फिर अगला क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटस इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डायबिटीज मेलाइटस कब कैसे यूज किया जाता है, यूरिन शुगर किट होती है, बाई यूरिन शुगर किट, ठीक है। तो ये चारों एग्जांपल याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, तो चार है, इसमें से जो रहेगा वही नहीं रहेगा। जैसे इसी में दे दिए विटामिन ए या मेनिंजोकोकल दे दिए, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है कि यहाँ से कम 50 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इस एग्जाम्पल को बिल्कुल याद रखेंगे। डायग्नोसिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर करके हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ सेकेंडरी में ही थोड़ा ऊपर कर रहे हैं हम लोग ताकि दिखे, या ये सब तो हो ही गया है, यहाँ स्पेस बना लेते हैं हम लोग। तो इसी में जो डायग्नोसिस वाला जो पार्ट है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। डायग्नोसिस, यहाँ पे एक बात लिखनी है हम लोगों को, क्या लिखना है, ये ऑल गवर्नमेंट गवर्नमेंटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम run at secondary prevention level, सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल पे सभी गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो इस लेवल पे काम करते हैं। और यह जो लेवल है ये मोर कॉस्टली होता है, मोर कॉस्टली एंड लेस इफेक्टिव होता है, लेस
इफेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, 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 ट्यूबरकुलोसिस के लिए जैसे स्पूटम टेस्ट कराना, स्पूटम स्पूटम टेस्ट कराना किसी पेशेंट का फॉर बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैसिलाई, AFB। तो एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि स्पूटम टेस्ट फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। ठीक है, और अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में किया जाता है। ठीक है, या जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इन ईयर 1962 में, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि अब हम लोग टीबी पे कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल ही नहीं हो पाया। ठीक है, फिर से इसको लॉन्च किया गया, फिर से इसको मॉडिफाई किया गया, तो इसको बोला गया कि रिन्यूड रिन्यूड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल भी है, RN, रिन्यूड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ये फिर से 1992 में दिया गया। ठीक है, तो ये है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, NTP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट का ये था कि अब हम लोग टीबी पे कंट्रोल कर लेंगे, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। तो हम लोग के यहाँ इंडिया में एंडेमिक बहुत ये जैसे बर्डन है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका दवाई भी आती है। फिर इसको चेंज किया गया, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम अभी चल रहा है। टीबी को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, टीबी ही नहीं कंट्रोल हो रही है, कम्युनिटी में बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, आगे हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है जिसमें हम लोग जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो पहला एग्जांपल टीबी, दूसरा भी पूछा जाता है, दूसरा एग्जांपल है मलेरिया, एग्जांपल टू है पेरिफेरल स्मीयर, PS शॉर्टकट में लिखा जाता है PS, पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट, ये अभी एक टेस्ट है जो कि सेकेंडरी लेवल पे होता है और ये भी अर्ली पैथोजेनेटिक फेज में है। ठीक है, MP का मतलब मलेरियल पैरासाइट है, कि मलेरियल पैरासाइट को पता लगाने के लिए ये जांच की जाती है, मलेरियल पैरासाइट को। तो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम दिया गया था 1953 में, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम किया हम लोग। अब इंडिया से PS है, PS पेरिफेरल स्मीयर, PS का मतलब पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर। ठीक है, यानी कि ब्लड निकाल के जांच किया जाता है कि मलेरिया है कि नहीं है। तो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम दिया गया था, नेशनल मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, कि हम लोग मलेरिया को अब नेशनल मलेरिया प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। फिर टीबी को हम लोग हटा देंगे, टीबी नहीं, मलेरिया को हटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ ही नहीं और बढ़ने लगा मलेरिया का केस। तो फिर से इन ईयर 1958 फिर से लाया गया नेशनल मलेरिया इरिडिकेट प्रोग्राम, NMEP, इस समय नेशनल मलेरिया इरिडिकेट प्रोग्राम, कि मलेरिया को हटाइए और देश को बचाइए।
मलेरिया से, नेशनल मलेरिया इरिडिकेट प्रोग्राम। इस तरह से फाइलेरिया के लिए भी लाया गया नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1952। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। और एड्स को कंट्रोल करने के लिए या जितनी भी पेस्ट से यानी कि जो बीमारियां हैं इंडिया में, आप देखते होंगे कि अक्सर जैसे गवर्नमेंट ऐड भी कराती है, प्रचार प्रसार भी। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम हैं वो सेकेंडरी लेवल पे वर्क करते हैं, जो लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसमें और भी कई सारे प्रोग्राम हैं, तो हम लोग उस चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ याद रखेंगे पेरिफेरल स्मीयर फॉर एमपी मलेरिया। ठीक है, कौन से इसके प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, ये सेकेंडरी लेवल है। फिर इसके बाद है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें डिसएबिलिटी यानी कि पेशेंट को बचाना है हैंडीकैप होने से। ठीक है, तो वो वाली बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। और अगेन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि ये कौन से प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।